अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ़हाम के इस एपिसोड में आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। आज हम बजट 2022-23 पर गुफ्तगू करेंगे। बजट के बारे में आम शहरियों को जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि ये हम जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्स के पैसों का गोया हुकूमत इस्तेमाल करती है, उसे मुख्तलिफ मद्दात में मुख्तलिफ शोबों में खर्च करती है। तो ये हमारा हक़ है कि हम जानें कि हम जो पैसा हुकूमत के ख़जाने में डाल रहे हैं या उसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल हुकूमत कैसे कर रही है। बल्कि शहरियों का ये भी हक़ है कि बजट से पहले शहरी हुकूमत से मुतालबा करे कि वो इन मद्दात में, इन पॉलिसियों के लिए, इन वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा खर्च करे। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। हम समझते हैं कि हुकूमत बजट के ज़रिए पैसा खर्च करती है, पैसा छापती होगी, आरबीआई पैसे छापती होगी और देती होगी। ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। बजट पेश हो चुका है। अब इस बजट में आम शहरियों के लिए क्या है, इसको कैसे समझा जाए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ बजट के एक्सपर्ट डॉक्टर जावेद आलम खान साहब, जो CBGA एक NGO है, उसमें आप सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं और बजट आपका ख़ास मौजू है। इस पर हमने उन्हें गुफ्तगू करने के लिए यहाँ दावत दी है स्टूडियो में। हम उनसे जानेंगे। जी, तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि कल जो बजट आया है 2022-23 का, तो उसका सबसे पहले हम देखें कॉन्टेक्स्ट किस जो है तनाजुर में आया वो। तो हम सब वाकिफ़ हैं कि जो हिंदुस्तान की माशी हालत कोरोना की वजह से या उससे पहले से बल्कि काफ़ी ज़्यादा धीमी रही है और उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा धीमी रही है। और उसके बाद जो है कोरोना ने भी उसमें काफ़ी दखल डाला। लेकिन इस बार जो है ये उम्मीद की जा रही है NSSO सर्वे और दूसरे जो स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कि अगले साल हमें उम्मीद कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो 8% के आसपास होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि जो बेरोज़गारी का मसला है, मतलब हिंदुस्तान में पिछले दिनों में जो बेरोज़गारी की शरह इससे ज़्यादा कभी नहीं रही। उसके अलावा फिर गैर बराबरी का मसला है, जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है उसको कैसे रोका जाए। उसके अलावा इन्फ्लेशन का मसला है। एक और चीज़ है वो ये है कि जो मतलब लो ग्रोथ और इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट या गैर बराबरी के जो असरात हैं वो लोगों के कंजम्पशन डिमांड में पर भी पड़ रहे हैं। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लोग नहीं खरीद रहे हैं और वो लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन हालात में ये उम्मीद की जा रही थी कि ये बजट कुछ ऐसा होगा जिससे रोज़गार पे भी असर डालेगा, जिससे हुकूमत कोशिश करेगी कि जो गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। अब उसके लिए डेटा आप सब वाकिफ़ होंगे कि कोरोना पीरियड में किस तरह से जो है लोग मतलब अपनी नौकरियां या उनके जो रोज़गार हैं वो ख़त्म हुए हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी पीछे जा चुके हैं। उनका इनकम लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वहीं पे जो यहाँ के बिलियनेयर और मिलियनेयर हैं उनका इनकम ग्रोथ कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस सूरत हाल में हम बजट से उम्मीद कर रहे थे कि बजट साइज़ भी थोड़ा बड़ा होगा और जो सरकारी खर्चा है वो बढ़ेगा। लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि क्या जो है हिंदुस्तान का सरकारी खर्चा, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का, GDP की शरह में बढ़ा है या नहीं। तो वो बढ़ा नहीं है बल्कि वो घट गया 1%। अच्छा। तो ये एक सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात यह है कि अगर वो घटा है तो उसका असर कहाँ दिखेगा। तो उसका असर ज़्यादातर जो हमारे इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, जनरल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर और सोशल सेक्टर, तो उसका ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो सोशल सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर पर पड़ेगा, जहाँ से हम रोज़गार, गैर बराबरी की जो चीज़ें हैं वो, या तालीम, सेहत, या जो और पिछड़े तबकात हैं उनको मदद मिलनी थी।
तो जी हुकूमत ने बजट को एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ाया, जो फिगर है वो बढ़ता हुआ दिखा आपको कि 35 लाख करोड़ से जो है 39 लाख करोड़ हो गया, लेकिन जीडीपी ग्रोथ के टर्म्स में वो 1% घट गया है। तो ये तशवीशनाक बात है। जी अब अगर और सारे सेक्टर्स की हम बात करें, मतलब जो हमारे 3 सेक्टर हैं उसमें मतलब जो पैसा अब खर्च होगा इस बजट के जरिए, वो प्रायोरिटी है, वो तरजीह की जी बात जो है। तो जो पैसा बढ़ाया गया है वो ज़्यादातर पैसा जो है वो आमतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए होगा। जी और उसमें जस्ट आपको एक एग्जांपल देंगे कि दिल्ली पुलिस का जो है बजट बढ़ गया काफ़ी। इस तरह से जो है मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों अच्छा पे असर कुछ दिखेगा। तो इसको लेकर के काफी जो है मतलब इकोनॉमिस्ट या माहिर माशियात उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि वो बैलेंस बजट है। लेकिन अगर बात करें जो लोग जी सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी के इशू पे काम कर रहे हैं, जो लोग राइट टू फूड की बात कर रहे हैं या जो लोग राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उनको इस बजट से काफी मायूसी हुई है। मायूसी। अच्छा ठीक है, आपने एक बात इब्तिदा में कही कि असमानता यानी गैर बराबरी बढ़ रही है, जी कोरोना का भी हवाला दिया। तो आम लोगों को डॉक्टर साहब ये मालूम नहीं होता कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो इसका बजट से क्या ताल्लुक है? वो कारोबार कर रहा है, वो अमीर हो रहा है, और आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं है इसलिए आप गरीब हो रहे हैं। तो मैं समझने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इससे बजट का क्या ताल्लुक है? देखिए, इससे बजट का ताल्लुक ये है कि जैसे जो मतलब गैर बराबरी बढ़ने का मतलब ये कि जो हमारे जैसे हमने कहा कि बजट का साइज जो है जीडीपी के टर्म्स में घटा है, बढ़ा नहीं है। तो जो गैर बराबरी का मसला है अब जैसे ये है कि अगर सरकार जो अमीर हुए उनसे कुछ ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती, जी उस पे क्या टैक्स होता पॉलिसी ऐसी में होती बदलाव लाने कि की जरूरत थी, अच्छा जिसको जो है सरकार ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो अगर थोड़ा गवर्नमेंट ये कोशिश करती कि जो हाई रिच क्लास है जी उसको थोड़ा टारगेट करती और वहां से कुछ आमदनी इकट्ठा करती, तो वो सोशल सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर पे डालती, तो उससे क्या जी होता कि जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं हाँ हाँ वो किसी हद तक उसकी तरफ हम जा सकते थे। अच्छा अच्छा, आप ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि ये बजट प्रो रिच प्रो कैपिटलिस्ट है और गरीबों के लिए या मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ नहीं है, तो क्या ये सही है? अगर है तो देखिए, किसी हद तक अगर हम लोग डेटा को लें और बात करें तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े मतलब डिफेंस में या दूसरे और मतलब शोबे में बढ़ने की बात होती है तो चूंकि प्राइवेट सेक्टर उसका फायदा उठाता है, जी तो उस नजरिए से लोगों का कहना सही है। अब जैसे ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास या जो मतलब गरीब तबका है उसके गरीब लिए कुछ ज्यादा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अब जैसे एजुकेशन में मतलब स्कूल एजुकेशन की बात अगर ले लीजिए आप, तो स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जो है इजाफा नहीं हुआ, जी लगभग पिछले साल के बजट के मुकाबले में 6% का इजाफा हुआ। जी लेकिन एक अहम बात यह है कि अब यहाँ पे जैसे रोजगार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो टीचर्स वैकेंसीज हैं लगभग कुछ नहीं तो 10-11 लाख होंगी। अब वो अगर हुकूमत इस चीज़ को कंसिडर करती तो शायद बेरोजगारी की मतलब जो परेशानी है वो दूर होती, तो उससे जो मिडिल क्लास या जो पढ़ा लिखा तबका है उसको रोजगार मिलता। सही इसी तरह से अब बात करें नरेगा की, जी अब जो गरीब तबका गांव में रह रहा है और जो बेरोजगार है, तो अब उसके लिए वो इस बजट में उम्मीद कर रहा था कि शायद वो बजट बढ़ेगा, लेकिन घटा है। लेकिन वो 73,000 करोड़ है इस टाइम। और हुकूमत ने जो है पिछले साल मतलब काफी अच्छा जो मतलब बजट काफी अच्छा तो नहीं बोलेंगे, जरूरत तो नहीं पूरी पूरी हुई अभी भी, और वो जो वेजेस अभी भी पेंडिंग है करीब 17-18 हजार करोड़। तो अभी भी जो जरूरत थी कि इस बजट में कम से कम मोर देन 1 लाख करोड़ होना चाहिए था, लेकिन वो रिवाइज फिगर से घट गया। तो इस तरह की अगर हम चीजें देखें तो उससे यही लग रहा है कि मतलब जो सेक्टर्स गवर्नमेंट ने चूज किया जहां पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा फायदा उठा सकता है, उस पर ध्यान दिया। लेकिन जो कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाने के लिए या जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एड्रेस करने के लिए या जो मिडिल क्लास के एस्पिरेशन है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, उस मतलब सतह पे ज्यादा मतलब कुछ काम नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्या इस बजट में सोशल सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का कोई ऐसा
कोई ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है? देखिए, बजट में तो कोई फोकस रहा नहीं इस चीज को लेकर के। अच्छा। तो इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो है वो इन सारे इश्यूज को लेके बजट स्पीच में कुछ कहा ही नहीं है। अच्छा। तो अब सोशल सिक्योरिटी की बात करें कि जो हमारा 3 तरह का ओल्ड एज पेंशन है, जी। जो विडोज के लिए है, जो माजूरों के लिए है, इसी तरह से जो बुजुर्ग हैं उनके लिए है। तो इन सारे जो है मतलब लोगों के लिए जो पेंशन स्कीम है उसमें जो उनको मंथली मिल रहा है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो उस तरह से हम कह सकते हैं। उसके अलावा जो लेबर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो कि कोरोना की वजह से काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का मार झेल रहा है, और वो चीज हम लोग हालिया दिनों में देख भी रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने बजट स्पीच में इस पर कोई बात ही नहीं की। गोया कमजोर शहरियों को भी कारपोरेट के हवाले कर दिया जा रहा है कि कारपोरेट चाहे तो इन्हें कुछ दे, वरना ये अब अपने रिसोर्सेस ही में जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, और उसमें ये भी है कि हुकूमत खुद भी कह रही है कि सबका प्रयास। तो मतलब ज्यादा फोकस यही है कि सिटीजन्स की ड्यूटी क्या है, रेदर देन की मतलब गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। तो ये चीजें आमतौर से जो है गवर्नमेंट के नियत में साफ तौर से दिख रही है। हाँ, सही है। यानी शहरियों के, सिटीजन्स के जहाँ ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है वहाँ राइट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइट्स का मामला आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। नहीं, वो तो मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इस बीच में एक स्पीच में कहा भी था कि हमने पिछले सालों में राइट्स पे ज्यादा ध्यान दिया, उसकी वजह से मुल्क कमजोर हो गया। अच्छा। तो इस तरह का भी जो है मतलब हाईएस्ट लेवल जो है गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी इस चीज को कह रहे हैं कि ये बड़ी खतरनाक बात है। तो बहुत खतरनाक बात। तो मतलब अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको इस मुल्क में फिर सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, सिटीजन नहीं बनाया जा रहा है। आप स्लेव बन जाइए। बिल्कुल। जी, आप शहरी मत बनिए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बात आ रही है कि इस बजट में एजुकेशन के हवाले से भी कोई खास बातें बयान नहीं की गई, बल्कि ये कहा जा रहा है कि मिड डे मील वाला जो प्रोजेक्ट था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। उसका तस्करा नहीं है इसमें। खत्म नहीं किया गया है उसको रीनेम कर दिया गया है। अच्छा। प्रधानमंत्री जो है पोषण के नाम से मतलब रीनेम किया गया है। लेकिन हाँ, ये आप जरूर कहेंगे कि उसका बजट घटा दिया गया। पिछले साल जो है वो 11,500 करोड़ था, अब वो लगभग 1,500 करोड़ का, मतलब उसमें एलोकेशन 1,000 के आसपास, हालांकि इजाफा होना चाहिए, जबकि इसमें इजाफा होना चाहिए था। और ये स्कीम जैसे अभी क्या है कि कोरोना के पीरियड में स्कूल बंद है, तो ड्राई राशन के फॉर्म में लोग बच्चों के फैमिलीज मतलब में जा रहा था ये, तो उसे जो है लोगों को भी उससे फायदा मिल रहा था। सही है। तो ये चीज जो है सही है कि मतलब ये इम्पैक्ट करेगा। एक तो ये कि न्यूट्रिशन लेवल को इम्पैक्ट करेगा, दूसरा ये कि जो मतलब रिटेंशन रेट है बच्चों का उसको भी अफेक्ट करेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में, चाहे वो मिड डे मील की बात हो, स्कूल एजुकेशन बजट की बात हो, तो सब में ही एक मतलब बहुत ही मायूसी की चीज है। डॉक्टर साहब, आपने जनरल एक ऑब्जर्वेशन आपका बताया बजट के ताल्लुक से। हम जरा सा माइनॉरिटी बजट का भी आपसे तज्जिया और एनालिसिस चाहेंगे। नाजरीन, ऐसा है कि आमतौर पर माइनॉरिटी का जब बजट एलोकेट किया जाता है, मुख्तस किया जाता है, तो कॉमन माइनॉरिटीज़, आम जो अक़लियती अफराद हैं, लोग हैं, वो ये समझते हैं कि हुकूमत कुछ दे रही है। अरे हुकूमत ने इतना दिया माइनॉरिटीज़ के लिए। अगेन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत देती नहीं है, हमारा पैसा है और हमारी वेलफेयर स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट को फिक्रमंद रहना है और वो अलॉट करती है। तो आइए हम देखें, डॉक्टर साहब से सुने कि इस बजट में माइनॉरिटीज के लिए कितना दिया गया और क्या अनोखे स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। जी, तो जैसे माइनॉरिटीज के लिए आपने बात किया, तो हम सभी जानते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए 2 तरह की स्ट्रेटेजीज हैं। एक तो मतलब प्राइम मिनिस्टर्स का 15 नुकाती प्रोग्राम, 15 पॉइंट प्रोग्राम, और दूसरा जो है मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको अब हम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। जी। तो ये 2 तरह के जो है एक मतलब ये स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज के लिए शुरू की थी 2006-07 के आसपास। अब ये क्या हुआ है कि धीरे धीरे पिछले 6-7 सालों में जो 15 पॉइंट प्रोग्राम के जरिए
तमाम जनरल स्कीमों में, चाहे वो आपके समग्र शिक्षण अभियान हो, मिड डे मील हो, या आईसीडीएस हो, या आईटीआईज हो, या और दूसरे अर्बन प्रोग्राम्स हो, उसमें माइनॉरिटीज़ को 15% का शेयर दिया जाता था। अच्छा। हाँ हाँ, घरों जी का, हाउसिंग का मामला हो, वाटर सैनिटेशन का मामला हो, जी। पानी का मामला हो। लेकिन ये धीरे धीरे करके रिपोर्टिंग बंद हो गई है। तो अब कुल मिला के माइनॉरिटीज़ के पास जो अच्छा। 100% वाली स्कीम्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास हैं, वही जो है कुल माइनॉरिटीज़ की स्कीम है। तो अगर हम लोग उसको उसका तजिया करें तो बड़े अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 8 सालों में, हम्म। 8 सालों में अगर हम जी देखें तो 8 साल पहले इस स्कीम का साइज 3800 करोड़ के आसपास था। जी। और उसको मतलब थोड़ा बढ़ाया गया, और ये 2020-21 में हम्म। 5000 करोड़ के आसपास हुआ। अच्छा। तो अगर आप देखें, अगर इन्फ्लेशन रेट भी लगाएं और जो जनरली मिनिस्ट्रीज 10-12% इंक्रीज करती हैं डिपार्टमेंटल बजट, सही। वो नहीं किया गया। मतलब अगर वो गवर्नमेंट कोशिश करती तो आज बजट जो है 10,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का होना ऊपर चाहिए था होना चाहिए माइनॉरिटीज था। के लिए। लेकिन हुआ क्या कि ये मतलब एक तरह से बदनीति ही कहें इसको कि जो 2020-21 में बजट 5,000 करोड़ के पास आसपास एलोकेट हुआ, तो उसको कट डाउन करके और लगभग 3,900 के आसपास वो खर्च किया गया। जी। तो लगभग लगभग जो है 25% बजट जो है उस साल उसको खर्च ही वापस नहीं किया कर गया। दिया गया। जी, वापस हो गया। अब उसके बाद उसके अगले साल जो है हुकूमत ने ये किया कि उसको 4800 करोड़ कर दिया, घटा दिया फिर। हाँ, और उसके लिए ये दलील कि पिछला बजट इस्तेमाल पूरा नहीं नहीं हुआ। हुआ। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी जो 21-22 का बजट है उसको फिर से रिवाइज कर दिया गया, और उसको भी जो है करीब 4300 करोड़ कर दिया गया। तो उसमें भी 500 करोड़ काट दिए गए। अच्छा। तो इस साल जो बजट आया वो लगभग 5,000 करोड़ का है। हम्म। लेकिन ये चीज है कि अगर हम देखें जो पिछला रिकॉर्ड, कि हर साल जो है लगभग लगभग 25% जो है वो पैसा खर्च ही नहीं किया जा रहा है, खर्च नहीं किया जा रहा। यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हुकूमत को ये दलील देने का मौका मिलता है कि हम जो है पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पैसे दे नहीं रही है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसका यूटिलाइजेशन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। यहाँ आप ये बताएं कि ये जो 5,000 करोड़ लगभग अलॉट किया गया है, माइनॉरिटीज का बजट है, इसके क्या हाइलाइट्स हैं, इसकी इसके क्या खास हाइलाइट्स, बातें हाँ, हैं? इसके हाइलाइट्स जैसे ये हैं कि ये उम्मीद की जा रही थी कि जो हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं उनमें इजाफा होगा। जी। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप सभी जानते हैं सही। कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, मेरिट कम मीन्स है, फ्री जी। कोचिंग है, मौलाना आजाद फेलोशिप है, उसके अलावा यूपीएससी वगैरह की कोचिंग जी। के लिए कुछ फैसिलिटीज हैं। जी। इनमें पैसा जो है पोस्ट मैट्रिक में घटा दिया गया है। जो मौलाना आजाद फेलोशिप है उसका पैसा पिछले साल के बजट ही जैसा है। अच्छा। और उसके अलावा फिर जो क्या कहते हैं प्री मैट्रिक, उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो कुल मिला के इन स्कीमों में नहीं, मतलब बहुत मार्जिनल इंक्रीज है। अच्छा। थोड़ा पैसा जो है इजाफा किया गया है वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में। लेकिन अच्छा। इस बजट की सबसे अहम हाईलाइट ये है कि दो अहम स्कीम, जो मौलाना आजाद फाउंडेशन है, जो आमतौर से करीब करीब मान के चलिए 90 करोड़ के आसपास उसका बजट हुआ करता था, उसको 1 लाख करोड़ कर दिया गया। तो अच्छा। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कि माइनॉरिटी अदारों को कंस्ट्रक्शन ग्रांट देता था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसके अलावा फिर वो एक बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप भी चला रहा था मेरिटोरियस गर्ल्स के लिए। तो अब ये देखना होगा कि ये इतना, मतलब एक इदारा, जो बड़ा इदारा, बहुत पुराना इदारा था मौलाना आजाद फाउंडेशन, वो शायद अब बंद हो जाए। तो अच्छा। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। दूसरी चीज ये है कि जो स्कीम ट्रांसफर किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, जिसको हम लोग मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं, मतलब स्कीम फॉर मदरसा या माइनॉरिटी एजुकेशन, तो वो स्कीम बेसिकली पिछले साल तो उसका बजट जो है करीब 225 करोड़ के आसपास था। अच्छा। उसको भी घटा के, मतलब उसमें भी 15 करोड़ घटा दिया गया है, मतलब 225 करोड़ के आसपास था, उसमें भी उसको कम कर दिया गया है। हालांकि ये स्कीम मतलब काफी जो है अच्छी स्कीम थी, और जब ये मतलब हुकूमत आई थी 2014-15 में, तो इसका बजट भी ठीक ठाक हुआ करता था, 300 से 400 करोड़ के बीच में था, जिसको धीरे धीरे घटा करके अब 140 करोड़ पे लेके आ गए हैं। तो सबसे तशवीशनाक बात ये भी है कि जो अक़लियतों के लिए
जो तालीम के लिए जो बजट हुआ कर मतलब चाहिए था, जिस तरह जी से जी जी। माइनॉरिटी मतलब अफेयर्स मिनिस्ट्री से, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। और आपको जैसे मैंने बताया कि आरई में सारे ही स्कीमों जी के जी जी। पैसे घटा दिए गए हैं। घटा दिए गए। कोई खास स्कीम माइनॉरिटीज के एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट के लिए, पर्टिकुलरली एजुकेशन फील्ड वगैरह में? कोई स्कीम तो नहीं मतलब शुरू की गई, सारी हम्म। स्कीमें पुरानी ही हैं। और अच्छा। इस मतलब बजट में चूंकि एमएसडीपी जन विकास कार्यक्रम का थोड़ा बजट बढ़ाया है इन्होंने, हम्म। तो लीडरशिप जो माइनॉरिटी लीडरशिप का प्रोग्राम है उसका बजट कट कर दिया, स्किल डेवलपमेंट का कम कर दिया। अच्छा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बजट माइनॉरिटी बजट जो है वो एक मायूस तरह कुन से है। मायूसकुन है। और कोई उसमें इजाफा हुआ ही नहीं है। और इसमें मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। और ऐसा जाहिर होता है कि हुकूमत जो है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है उनके माइनॉरिटीज वेलफेयर को लेकर वेलफेयर के। को लेकर। नाजरीन, आपने बजट 2022-23 का एक मुख्तसर एनालिसिस तज्जिया आपने डॉक्टर जावेद आलम साहब से सुना। बजट के रकम को, बजट को बेहतर तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसा हम इंश्योर करें कि वो पूरा इस्तेमाल में आए। जैसा कि बात आई कि 25% रह जाता है, तो इस पर हम अगले एपिसोड में गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।